हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आ जाइए सभी लोग, लाइव मॉक टेस्ट हम यहाँ पे लगाएंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का। तो सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कौन जुड़ चुका है फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग, फिर जो है हम स्टार्ट करें क्लास को। सभी लोग जुड़ जाइए और बताइए कि मेरी आवाज़ आप सभी को मिल पा रही है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के जीवन में नववर्ष मंगलमय रहे। कौन कौन जुड़ चुका है अभी? आई होप आप सभी को नोटिफिकेशन मिल गया होगा, तो जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग, फिर जो है हम क्लास को स्टार्ट करें। मेरी आवाज़ आप सभी को मिल पा रही है? एक बार बताइए मुझे, मेरी आवाज़ आप सभी को मिल पा रही है? ये है हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस समय। यहाँ पे आपको यूजीसी नेट सीआरएफ से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो शेयर किया जाएगा। ठीक है। और जो है यहाँ पे क्लासेस जो है वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस, पीडीएफ, ग्रुप डिस्कशन, इन सभी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा क्लास खत्म होने के बाद। आप जो है डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ भी लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है। और बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पे हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए, आप देख सकते हो। नेहा, वॉइस वीडियो और क्लियर में ओके, थैंक यू नेहा। आप चाहें तो क्लास को शेयर भी कर सकते हैं चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है। ये सभी क्लासेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सभी यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट के लिए ही है, क्योंकि पेपर फर्स्ट विद्यार्थियों के लिए टफ है ना, कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो ये सभी क्लासेस यहाँ पे आपको देखिए पेपर फर्स्ट की ही मिलेंगी, और सभी साथियों को पसंद भी आ रही हैं क्लासेस, तो अच्छा लग रहा है कि मैं आप सभी के लिए सही कर पा रही हूँ, अच्छा कर पा रही हूँ, है ना। तो चलिए भाई, कभी कभी ऐसा होता है वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाती है, तो उसमें जो मेरा प्रयास है ना, मैं ये सोचूं कि सारी चीजें हमारे पास हो जाएंगी तब हम करेंगे, है ना। तो पता नहीं चीजें सही हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, उससे अच्छा जो संसाधन है उनसे आगे बढ़ो, है ना, सफलता हासिल करो। ये चीज है। 2025 की पहली सीख, जो चला गया उसे भूल जाओ, और जो आने वाला है उसे गले लगाओ। ठीक है। पुराना साल गुजर गया है, जो होना था वो हो गया है, अब नया साल आ चुका है, इसमें कुछ नया नया करते हैं, है ना। तो चलिए भाई, इसी मोटिवेशन के साथ हैप्पी न्यू ईयर। जीवन के हर मोड़ पर समय एक शिक्षक होता है, उसकी सिखाई हुई बातें सफलता की कुंजी है। समय से जो चीज हम सीखते हैं ना, वो हमें कोई नहीं सिखा सकता। अगर कोई सिखाना चाहेगा भी तब भी नहीं सीखेंगे, लेकिन समय आकर सब सिखा देता है ना। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने पेपर फर्स्ट का आ चुका है, आंसर दीजिए आप लोग। जो भी साथी जुड़े हुए हैं आप लोग, जी, जो भी साथी जुड़े हुए हैं, नेहा जी, आप अगर पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रही हैं तो आंसर दीजिए आप लोग, आंसर दीजिए। पहला प्रश्न आपका कम्युनिकेशन से है, क्योंकि नाइट में जो होती है हमारी प्राइवेट क्लास होती है, फिर उसकी प्रिपरेशन करनी होती है, उसका तैयार करना होता है ना, प्रिपेयर करो पूरा पीडीएफ। तो प्राइवेट क्लास का होता है, तो मैंने सोचा अभी मैं करा देती हूँ इस टाइम लाइव। जो भी कैंडिडेट को चाहिए होगा क्लास, आप लोग देखते रहेंगे, है ना। क्वेश्चन आई होप आप लोगों को दिख पा रहा होगा क्लियर। अगर ना दिखे तो सेटिंग में जाके आप 480p करके क्वालिटी चेंज कर सकते हो, अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है।
चलिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इधर संप्रेषण के प्रकार हैं और इधर विशिष्ट उदाहरण है। इधर उदाहरण दिए गए हैं। ये औपचारिक संचार है, अनौपचारिक संचार है, बाह्य संचार है, आंतरिक संचार है। इधर सरकारी एजेंसियां, परिपत्र, ज्ञापन, समूह श्रृंखला। तो और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। कम्युनिकेशन का प्रश्न है, आप इसको सॉल्व करिए। आप लोग आंसर दीजिए, फिर मैं आंसर देती हूँ। आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद जो है मैं आंसर देती हूँ क्या सही जवाब होगा इसका। देखिए औपचारिक कौन सा होता है, जो आप कहीं पे जैसे विद्यालय में सीखते हैं, है ना, जो आपके ऑफिस हैं वहां सीखते हैं, जो कम्युनिकेशन आप करते हैं औपचारिक। अनौपचारिक, अनौपचारिक जो आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, रिश्तेदारों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, है ना, अपने फैमिली में डिस्कशन करते हैं, वो आपका अनौपचारिक संचार हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा बताइए। ये आज हमारी पहली क्लास है यहाँ पे लाइव, जिसमें हमें इस तरीके से प्रश्न करने वाले हैं। ए ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। औपचारिक हो जाएगा आपका, औपचारिक हो जाएगा ज्ञापन, ठीक है। और अनौपचारिक आप चला जाएगा ये समूह श्रृंखला में। और वाह्य संचार हो जाएगा सरकारी एजेंसियां। आंतरिक संचार हो जाएगा परिपत्र। इस टाइप से प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, हो सकता है रिपीट हो जाए प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और बाकी लोग जो जुड़ रहे हैं वो लोग भी आंसर दे सकते हैं। और क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, विद्यार्थियों का अकादमिक निष्पादन किससे निर्धारित होता है। विद्यार्थियों का अकादमिक निष्पादन किससे निर्धारित होता है। सही जवाब क्या होगा। प्रज्ञा है, अभिप्रेरण है, शारीरिक गठन है और लिंग है। प्रज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। प्रज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। तो सही जवाब क्या होगा बताइए। आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब जो होगा आपका, यहाँ पे आप देखेंगे कि अकादमिक निष्पादन किससे निर्धारित होता है, ठीक है। तो देखिए शारीरिक गठन से तो कोई मतलब है नहीं कि आपके शरीर से आपका अकादमिक जो है स्कोर किया जाएगा, है ना। अकादमिक मतलब जो आपका रिजल्ट आता है वो आपका शरीर देख के तो होगा नहीं, ना आपका लिंग देख के कि हाँ आप लड़की हैं या लड़का है। तो सी और डी जहाँ पे है उसको काट दीजिए, सी और डी जो है उसको काट दीजिए। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन कट गया। डी यहाँ पे है, इसको काट दीजिए, डी यहाँ पे है, इसको काट दीजिए। सही जवाब आपका आ गया फर्स्ट ऑप्शन। विद्यार्थियों का अकादमिक निष्पादन किससे निर्धारित होता है। प्रज्ञा और अभिप्रेरण से, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न है फर्स्ट यूनिट से। ओके, बिल्कुल सही जवाब ए ऑप्शन होगा, प्रज्ञा और अभिप्रेरण, क्योंकि शारीरिक गठन और लिंग का कोई महत्व तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका हायर एजुकेशन से है, इसका आंसर दीजिए।
निम्नलिखित शिक्षा आयोगों के समूहों में से कौन सा समूह इनके गठन के कालक्रम के अनुसार है? बताइए। अगर आपको इनका स्थापना समय जो है पता है, कब कब इनकी स्थापना हुई है, तो आप इसका जवाब दे पाएंगे, है ना। तो हायर एजुकेशन में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोठारी आयोग है, मुदालियर आयोग है, राधा कृष्णन आयोग है। कोशिश कर रही हूँ कि लैपटॉप से क्लासेस अच्छे से हो पाए, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बताया है नेहा ने। नेहा जी, ए ऑप्शन नहीं होगा इसमें, इसमें नोट करिए। कोठारी आयोग का समय 1964 है, 1964। ठीक है, 1964। मुदालियर आयोग आपका आया है 1952, 1952 में। ठीक है। और राधा कृष्णन आयोग आपका आया है 1948। ठीक है, 48। तो सबसे पहले कौन सा आया है? सबसे पहले कौन सा आया है? राधा कृष्णन आयोग, है ना, 1948 में। तो राधा कृष्णन आयोग आया, फिर मुदालियर आयोग आया, फिर कोठारी आयोग। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा आपका। ओके। निम्नलिखित शिक्षा आयोगों के समूह में कौन सा समूह इनके गठन के काल क्रमानुसार है? तो सबसे पहले राधा कृष्णन आयोग आया है 1948 में, फिर मुदालियर आयोग आया 1952 में, कोठारी आयोग आया है 1964 में। तो वी ऑप्शन इज राइट आंसर। साक्षी, ओके। चलिए, यहाँ पे जो भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उनसे प्रश्न लिए हैं, आप इनका आंसर बता सकते हो। अगला प्रश्न देखो, इसका आंसर बताइए। अगला प्रश्न जो है हायर एजुकेशन से ही है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे स्वयं है, भाषित अनुदेशन है, ई ग्रंथालय है, ई यंत्र है। इनका आपको आंसर बताना है। एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर, वी रोबोटिक्स प्रतिस्पर्धा। थर्ड ऑप्शन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से आईटी साक्षरता का संवर्धन। और फोर ऑप्शन है व्यक्तिपरक और अनुकूल अधिगम। अच्छा चलिए, बढ़ती से पहला जो है, उसके बाद लास्ट में कौन सा आएगा, ऐसे पूछा गया था। आप अवरोही क्रम बता रही थी ना। चलिए, इसका जवाब बताइए। यदि आपने स्वयं के बारे में पढ़ा है, स्वयं के बारे में पढ़ा है, तो आप सही जवाब दे पाएंगे। स्वयं जो है वो व्यक्ति परक और अनुकूल अधिगम है। अनुकूल अधिगम है। यहाँ पे आपका अधिगम होता है, सीखना होता है ना, पढ़ाई करते हैं स्वयं से। और फिर आपका भाषित अनुदेशन जो है, ये है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से आईटी साक्षरता का संवर्धन। ठीक है। और फिर ई ग्रंथालय जो है, ये एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और फिर ई यंत्र जो होगा वो रोबोटिक्स प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। आप क्लास को शेयर भी कर सकते हैं अपने साथियों के साथ, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। समझ में आ गया स्वयं क्या है? स्वयं जो है व्यक्तिपरक अनुकूलन अधिगम एक जो है ऐप है। तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है दे सकते हैं कि फोर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। और वहाँ की आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं ना, यही मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। तो बस अपने जो है मीठे मीठे कमेंट लिखते रहिए, ताकि मैं भी आप सभी के लिए जो है काम करने के लिए प्रेरित रहूं, है ना, और मेहनत करने के लिए। क्योंकि जब मेहनत तभी कर पाता है इंसान ना, जब उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, जहाँ से जब उसको सराहा जाता है ना।
तो आप लोग जो ये कमेंट करते हो इनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो क्लास को पसंद कर रहे हो आप लोग, है ना, तो अच्छा लगता है। ऐसे ही अपने जो है फीडबैक देते रहिए और मैं आप सभी के लिए क्लासेस लाती रहूंगी, ठीक है। यहाँ पे किसी ने, अनामिका गुप्ता जी ने पूछा था मैम व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए फीस पेमेंट कितना करना होगा। तो अभी मैं आपको बता दूं प्राइवेट क्लास चल रही है और जून एग्जाम के लिए भी क्लास स्टार्ट होगी। तो जिनको भी क्लास करनी हो वो लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। 7352814116 ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पे आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, वीडियो लेक्चर होंगे, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस होंगी, पीडीएफ होंगे, ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जिनसे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन का प्रश्न है, आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस समूह के पास भाषेतर पैरा लैंग्वेज संप्रेषण के घटक हैं? पैरा लैंग्वेज, ठीक है। पराभाषा, पराभाषा से प्रश्न बनता है आपका, तो नोट डाउन कर लेना इस प्रश्न को, ठीक है। बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है स्वर, बल और प्रभाव। सेकेंड ऑप्शन है सामाजिक स्थान, स्वर और प्रभाव। थर्ड ऑप्शन है स्वर, सामाजिक स्थान और अभिव्यक्ति। और फोर्थ ऑप्शन है बल, सामाजिक स्थान और स्वर। तो भाषा, पराभाषा, पैरा लैंग्वेज संप्रेषण के घटक कौन से हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बल, सामाजिक स्थान और स्वर, ठीक है। डी ऑप्शन इसमें भी होगा, फोर ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। बल, सामाजिक स्थान और स्वर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का घटक नहीं है? प्रभावी शिक्षण का घटक नहीं है। प्रभावी शिक्षण कैसे बनेगा? प्रभावी शिक्षण कैसे बनेगा? छात्रों की समझदारी की जांच के लिए प्रश्न पूछना, छात्रों की प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना। थर्ड ऑप्शन सीखने में लगने वाली समयावधि के बारे में लचीलापन। और फोर्थ ऑप्शन है छात्रों के व्यवहार में प्रतिक्रियात्मकता। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? प्रभावी शिक्षण का घटक नहीं है। इसमें सही जवाब क्या होगा? बहुत कम लोग जुड़े हैं क्लास में। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, जो आपके प्रभावी शिक्षण के घटक हैं वो है छात्रों को छात्रों की समझदारी की जांच के लिए प्रश्न पूछना, ठीक है, छात्रों की को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना और छात्रों के व्यवहार में प्रतिक्रियात्मकता। सी ऑप्शन जो होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। सीखने में लगने वाली समयावधि के बारे में लचीलापन, ये सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन नहीं होगा आपका सही जवाब, ठीक है। ये प्रभावी शिक्षण नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी प्रश्न मैंने लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। रीजनिंग से, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग से प्रश्न बनता है। इकाई 6 है। देवदत्त मोटा है और वह दिन में भोजन नहीं करता, अतः देवदत्त रात्रि में भोजन कर रहा है। भारतीय तर्कशास्त्र में उपयुक्त उदाहरण किस प्रकार का मामला है? यहाँ पे एक तो आता है अनुपलब्धि, अर्थापत्ति, अनुमान, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न में आपके ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। तो कहते हैं ना, प्रश्न तो वही आएंगे लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिए जाते हैं, वो कुछ और रख देंगे, कुछ और पूछ लेंगे उसके बारे में।
अब इन्होंने पूछा है कि देवदत्त मोटा है और वह दिन में भोजन नहीं करता। कोई व्यक्ति है जो मोटा तो है लेकिन आपने उसको खाते हुए नहीं देखा है। लेकिन ऐसा नहीं वो खाता नहीं, वो उस समय नहीं खाता जिस समय आप देख रहे हैं, उस समय नहीं खाता है, तो वो किसी और टाइम खाता होगा, है ना। यदि कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी है, मतलब जिसने टॉप किया है, और आप देखते हो कि वो पूरे दिन खेलता कूदता रहता है, बातें करता रहता है ना, लेकिन वो फर्स्ट आता है, तो इसका मतलब वो किसी टाइम पढ़ता होगा। अर्थापत्ति होता है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में अर्थापत्ति होती है। तो इसमें क्या होगा, निहितार्थ होगा, निहितार्थ होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा कि अर्थापत्ति। अनुपलब्धि में आता है एक एक उदाहरण दिया जाता है इसी तरीके से कि एक जार रखा है और वो जार दिखाई नहीं देता है, तो वो अनुपलब्धि वाला हो जाएगा। आप देख रहे हैं किसी आपके पड़ोसी के घर में एक जार जो रखा है ना, या गुलदस्ता रखा है, वो उनकी टेबल पर रखा रहता है, और आप गए तो वो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब अनुपलब्धि है। ऐसा ऑप्शन ही दिया जाता है उसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क वाक्य, आज मेरी तबीयत सही नहीं है लेकिन मैं फिर भी क्लास बना रही हूँ, क्यों? क्योंकि जो भी स्टूडेंट हमारी क्लास देख रहे हैं, है ना, और आप लोग क्लास पसंद कर रहे हैं, तभी तो सभी क्लासेस पर हजारों व्यूज आ रहे हैं, तभी तो आप लोग देखते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि देखिए अभी 3 तारीख से 3 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। आज 1 तारीख है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। क्या पता यहाँ से प्रश्न बन जाए आपका, अच्छे से हो जाए, अच्छा स्कोर हो जाए, है ना। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क वाक्य सभी कवि स्वप्न दृष्टा होते हैं से विपरीत है? और विपरीत वाला मैंने आपको बताया है कि ये मैंने आपको डायग्राम बना के बता दिया था। ऐसे जो लोग प्राइवेट क्लास ज्वाइन किए हैं उनको तो अच्छे से पता है इसका कि क्या होगा। सभी कवि स्वप्न दृष्टा होते हैं, बिल्कुल सही अथर्व, बिल्कुल सही। तो ये विपरीत पूछा गया है ये वाला, और ये दोनों असत्य होते हैं हमेशा। जो दोनों सत्य होते हैं वो होते हैं उपविपरीत, और ये आपके हैं व्याघ्याती, जिनको कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं, और ये कॉन्ट्रेरी है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेरी पूछा गया है, तो इसका सभी कवि स्वप्न दृष्टा होते हैं, ये यहाँ पे आएगा। और ये कवि, कोई भी कवि स्वप्न दृष्टा नहीं होता है, ठीक है, कोई भी कवि स्वप्न दृष्टा नहीं होता है, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाला टॉपिक हमारी क्लास से क्लियर हो चुका है? एक बार मुझे बताओ, या इसे और अच्छे से अभी करना है, बताओ एक बार। इसके और भी प्रश्न है, मैं देखो कल की क्लास में, प्राइवेट क्लास में, ये पूरा टॉपिक लेकर आऊंगी, जैसे जैसे भी प्रश्न बने वो सारे कंप्लीट करा दूंगी। मुझे एक बार बताओ, क्या ये वाला टॉपिक क्लियर हो चुका है कि दोनों सत्य कौन से होंगे, दोनों असत्य कौन से होंगे, व्याघ्याती कौन सा होता है, विपरीत कौन सा होता है, उपविपरीत कौन सा होता है, इस टाइप से मैंने बहुत अच्छे से हर क्लास में बताया है। चलिए, तो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क वाक्य सभी कवि स्वप्न दृष्टा हो से विपरीत है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये भी किया है ना, तो इसका रिवीजन कर लो। इसका सही जवाब क्या होगा, कल ही पढ़ा था हमने प्राइवेट क्लास में, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कल ही पढ़ा था, प्राचीन विचारक है, अध्ययन क्षेत्र है, तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। ओ माँ, चलिए देखिए, पाणिनि जो है ना, पाणिनि,
पाणिनि जो है ये व्याकरण से संबंधित है, और जीवक आपके चिकित्सा से संबंधित हैं, कणाद आपके भौतिक शास्त्र से संबंधित हैं, और भास्कर खगोल विज्ञान से संबंधित हैं। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? डी का 4 और सी का 1 और वी का 3rd ऑप्शन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, देखो ना, बी का 3rd ऑप्शन। बिल्कुल सही, 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है। 3rd ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। पाणिनि व्याकरण से संबंधित है, जीवक चिकित्सा से संबंधित हैं, चरक भी आते हैं, चरक भी चिकित्सा से संबंधित हैं, चाणक्य अर्थशास्त्र से संबंधित हैं, पूछा जा सकता है, भास्कर खगोल विज्ञान, और कणाद भौतिक शास्त्र से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना, हो सकता है रिपीट हो जाए। कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए, क्या होगा सही जवाब? कम्युनिकेशन का प्रश्न है, क्या होगा सही जवाब इसका? ये कथन वाले, जो असर्शन वाले क्वेश्चन है ना, ये पूछे जाते हैं, असर्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक संचार में विषय वस्तु और संबंध दोनों के तत्व विद्यमान रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक संचार में विषय वस्तु और संबंध दोनों के तत्व विद्यमान रहते हैं। और इसका नेक्स्ट जो कथन है, वो आंखों के व्यवहार से परासंचारी संकेत मिलते हैं। परासंचारी मतलब जो पैरा लैंग्वेज बताई थी आपको, है ना, पैरा लैंग्वेज संकेत है ना इसमें, तो यहाँ पे दोनों ही सत्य हो जाएंगे, दोनों ही सत्य हो जाएंगे। आंखों के व्यवहार से परासंचारी संकेत मिलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक संचार में विषय वस्तु और संबंध दोनों के तत्व विद्यमान रहते हैं। ये प्रश्न बनते हैं ना, तो इनको तो इग्नोर करना ही नहीं है, बिल्कुल रट लेना है ऐसे प्रश्नों को। ये जो पैरा लैंग्वेज वाले बताए थे कम्युनिकेशन के, यहाँ से तो प्रश्न बनते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वाचिक संप्रेषण, ये भी कराया था ना कल, तो इसका भी आंसर बताओ क्या होगा? थोड़ा सा छोटा करते हैं। वाचिक, प्रभावी वाचिक संप्रेषण मांग करता है, प्रभावी वाचिक संप्रेषण मांग करता है किसकी? किसकी मांग करता है? आत्मविश्वास, लंबा विराम, संगत अभ्यास, व्यवसाय जैसा दृष्टिकोण, श्रोताओं को जानना, आक्रामक ढंग से प्रश्न करना। तो पहले तो डी और एफ काट दो, जहां पे डी और एफ है उसको काट दो, डी और एफ को काट दो। कि प्रभावी वाचिक संप्रेषण जो है व्यवसाय जैसा दृष्टिकोण क्यों रखेगा, तो पहले तो डी वाला काट दो, और जैसे ही डी काटोगे आप, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि डी तीनों ही ऑप्शन में है, एक को छोड़ के, है ना। इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना सीख लो। जैसे ही हमने डी को काटा, हमारा आंसर आ गया फटाक से निकल के, है ना। और ये चीज तभी संभव होगी जब प्रैक्टिस करोगे। तो मैं सोच रही हूँ कि डेली में आप सभी को ये 3:30 बजे से लाइव क्लास करा दूं, जिससे प्रैक्टिस हो जाए यहाँ पे भी। पहला होगा आत्मविश्वास, फिर आपका जो है पहला होगा आत्मविश्वास, फिर होगा संगत अभ्यास, और फिर होगा श्रोताओं को जानना। तो यहाँ पे हमारा ACE सही जवाब होगा। प्रभावी जो वाचिक संप्रेषण होगा
उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, संगत अभ्यास होना चाहिए, श्रोताओं को जानना होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रिलेशन वाले प्रश्न किसको समझ में नहीं आते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, कि रिलेशन वाले प्रश्न किसको समझ में नहीं आते हैं। बी ए की नानी की इकलौती बेटी है। बी जो है बी जो है ए की नानी की इकलौती बेटी है। तो ए की नानी मतलब क्या हुआ? बी ए की नानी की इकलौती बेटी है, तो इसकी जब ये नानी है तो ये तो इसकी माँ होगी ना। और ए और बी से किस प्रकार संबंधित है? ए बी से किस प्रकार संबंधित है पूछा गया है। ए का बी से क्या संबंध है? तो ए जो है, बी तो माँ हो गई, ए पुत्री हो गई, तो ए जो है बी की क्या है? पुत्री है। ठीक है, बी की पुत्री है, यहाँ पे संबंध होगा। बी ए की नानी की इकलौती बेटी है, ए और बी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारे प्रश्न जो है अभ्यास वाले हैं, प्रैक्टिस वाले ही हैं। कम से कम 10 प्रश्न सॉल्व कर लो, उसके बाद आप सॉल्व करते जाओगे, चाहे आपका डायरेक्शन वाला हो, चाहे आपका रिलेशन वाला हो, है ना। ये प्रश्न प्रैक्टिस वाले ही है। ये वाला प्रश्न कराया था मैंने, तो इसका भी बता दिया था कि आपको इसमें फार्मूला एक लगाना है, जो मैंने आपको इजोटी वाला बताया था, फार्मूला इजोटी वाला, है ना। इस फार्मूले से आप जो है अपना आंसर निकाल सकते हो। क्या आएगा यहाँ पे देखिए, डी है, फिर एच है, यल है, तो डी आता है चौथे नंबर पर, 1 और 3, 1 और 3 4 हो गया। यच आता है 8 नंबर पर, 3 और 5 8 हो गया। ठीक है, यल आता है 12 नंबर पर, और 5 और 7 12 हो गया। यहाँ पे 4 का टेबल चल रहा है, 4 का टेबल चल रहा है, 4 का पहाड़ा चल रहा है, तो अगली संख्या जो होगी 16 होगी। ठीक है, और 16 नंबर पर आएगा आपका पी। ठीक है, 16 नंबर पर आपका पी आएगा। अब 16 कैसे बनते हैं? 16 कैसे बनते हैं? 7 और 9 16, है ना। 7 और 9 16, यहाँ पे 4 का टेबल चल रहा है, यहाँ पे 16 आ गया, और यहाँ पे 7 और 9 16, तो 16 कौन सा लेटर है? पी है। ठीक है, पी जो है 16वें नंबर पर आता है। तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ये भी प्रश्न आपके प्रैक्टिस पर ही आधारित है, इन पर भी प्रैक्टिस ही करना है आपको, है ना। वैसे तो समझ में नहीं आएगा, अब कोई ऐसे, इतना आसान सा प्रश्न है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा स्टूडेंट देखे तो उसको टफ लगेगा कि अरे ये क्या ही है, संख्या दे दी गई है, लेटर दे दिया गया है, क्या है ये, है ना, और है कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। बताइए इसका आंसर क्या होगा। परंपरागत विरोध वर्ग के अनुसार यदि दो प्रतिज्ञप्तियां इस प्रकार से संबंधित हैं कि वे दोनों असत्य नहीं हो सकती, यहाँ पे जो भी मैंने आज प्रश्न कराए हैं ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जबकि वे दोनों सत्य हो सकते हैं को कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया है कि कौन से दोनों सत्य होंगे, कौन से असत्य होंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न आपका कि परंपरागत विरोध वर्ग के अनुसार यदि दो प्रतिज्ञप्तियां इस प्रकार से संबंधित हैं कि वे दोनों असत्य नहीं हो सकती, जबकि वे दोनों सत्य हो सकती हैं को कहा जाता है। और ये मैंने डायग्राम बना बनाकर हर बार सिखाया, आप सभी को बताया। जिनको नहीं पता है ना, जिनको पता है उनका तो अच्छा है, और सभी को पता हो ये तो होता नहीं है, है ना। तो कम से कम
मुझे लगता है 80% होंगे ऐसे लोग जिनको नहीं पता होगा। तो ये डायग्राम मैंने बना के बताया है कई बार, और जो लोग निरंतर हमारी क्लास देख रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं, उनके लिए तो आसान हो गया होगा कि सभी है और कोई नहीं है। ये हो गया विपरीत, जो हमेशा असत्य होते हैं। क्योंकि सभी, अब बोल दिया जाए आपके घर में कोई प्रोग्राम है, सभी रिश्तेदार आ गए, तो गलत होगा, सभी रिश्तेदार कभी नहीं आते हैं। और बोल दो कि कोई रिश्तेदार नहीं आया, प्रोग्राम में बुलाया, ऐसा भी नहीं होता है। कोई ना कोई तो आ ही जाता है, मामा, बुआ, फूफा, मौसी, है ना। कोई ना कोई तो रिश्तेदार आ ही जाता है। तो ये हमेशा असत्य होते हैं, विपरीत वाले। इनको कॉन्ट्रेरी भी कहते हैं और विपरीत भी कहते हैं। ठीक है। और सत्य कौन से होते हैं? कुछ आते हैं, कुछ आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। कुछ नहीं आते हैं, है ना। ये हमारा अपना जो है फार्मूला है, अपनी ट्रिक है। कुछ नहीं आते हैं, तो ये आपका उपविपरीत हो जाएगा। उपविपरीत जो हमेशा सत्य होते हैं, है ना, जो हमेशा सत्य होते हैं। तो यहाँ भी कहा गया है कि जब भी कि वे दोनों सत्य हो सकते हैं, है ना, सत्य हो सकते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जो व्याघाती पूछा जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी पूछा जाता है, तो ये आपके कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं। ये आपके कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं। सरल भाषा में सीख रहे हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। जिनको नहीं आता, जिनको पता है, तो वो उनका तो अच्छा ही है। अगला प्रश्न यहाँ पे, जिनको नहीं आता है उनको अभी मैंने बताया है, वो लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने बता दिया उसी के हिसाब से। कि निम्नलिखित में से कौन से कथन एक दूसरे के व्याघाती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो वही है, मैंने आपको बताया है ये डायग्राम बना के कि ये जो है दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं, कि सभी हैं और कुछ नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। कोई नहीं है, कुछ है। ठीक है, कुछ है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, व्याघाती होते हैं, विरोधाभासी होते हैं। ठीक है, इनको विरोधाभासी भी कहते हैं, व्याघाती भी कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी भी कहते हैं। तो हमारे ऑप्शन में और हमारे जो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन और आंसर, सभी पौधे कवक हैं और कुछ पौधे कवक नहीं है, ये हो गया व्याघाती। ठीक है। तो ए और सी तो कहीं पे है नहीं, इसलिए ये वाला होगा नहीं। तो कोई पौधा कवक नहीं है और कुछ पौधे कवक हैं। बी और डी हमारा सही जवाब होगा, जो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। वी और डी, ये वाला व्याख्याति मिल रहा है हमें। ये वाला हमें नहीं मिल रहा है, आंसर में यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा सही जवाब ए, बी और डी हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि कोई पौधा कवक नहीं है, कुछ पौधे कवक हैं। ओके, आई होप आप सभी को क्लास पसंद आएगी। आप लोग इस क्लास को देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हर बार एग्जाम में यहाँ से, अभी मैं बता दूं, ये जो टॉपिक मैंने कराए हैं, सभी टॉपिक से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे किसी ना किसी शिफ्ट में। ठीक है, शिफ्ट मतलब किसी ना किसी सब्जेक्ट के एग्जाम में, है ना। तो बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। आप लोग डेली क्लास करना चाहते हैं? डॉक्टर पद्म कुमार पांडे, गुड इवनिंग। अब तो क्लास खत्म करने जा रही हूँ, क्योंकि 13 स्लाइड थी, 13 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। लगभग 15 प्रश्न थे, तो मैंने वो कंप्लीट करा दिए हैं। आप इनका रिवीजन कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या आप लोग इस क्लास को डेली करना चाहते हैं? 3:30 से 4 बजे के बीच में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं डेली क्लास करा दूंगी। रात में जो है हमारी नाइट में प्राइवेट क्लास होती है, जो लोग हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, प्राइवेट क्लास कर रहे हैं, तो फिर उनकी क्लास होती है, उसके लिए फिर मैं तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं 3:30 बजे, 3 बजे से 4 बजे के बीच क्लास करा सकती हूँ, 3 बजे से 4 बजे के बीच। आज ही फर्स्ट क्लास है, ठीक है, पहली क्लास है। आप इस क्लास को पूरा देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि मैंने जो पढ़ाया है, जिस तरीके से पढ़ाया, जिस तरीके से बताया है, वो आपको कैसा लगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका जो फीडबैक होता है ना, ये फीडबैक ही मुझे काम करने के लिए प्रेरित करता है कि हाँ चलो, मैं कुछ अच्छा कर पा रही हूँ, कुछ साथियों की हेल्प हो पा रही है ना। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं यहाँ पे,
और आज ये हमारी पहली क्लास थी। और ये क्लास इसलिए स्टार्ट की गई है कि आप लोगों को और अधिक प्रश्न मिल पाए और अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग क्लास आ रही है, रिकॉर्डिंग क्लास में जो भी संभव है वो प्रोवाइड करा रही हूँ क्वेश्चन। ये आपके जो कमेंट मिलते हैं मुझे, यही मेरे लिए प्रेरणा है। तो पूरी क्लास को देखिए और मुझे बताइए कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका कैसा लगा। और अगर कुछ जो है सुधार करने को है तो आप सुधार के लिए बता सकते हैं, इम्प्रूव किया जाएगा। अभी कल मैंने क्लास बनाई थी तो उसमें एक कमेंट आया था कि दिख नहीं रहा है। तो उस दिखने का कारण ये था कि अच्छे से लाइट नहीं चल रही थी, मतलब लाइट नहीं दिख रही थी, और एक हाथ से मोबाइल पकड़ के दूसरे हाथ से मैं पेन पकड़ के उस क्वेश्चन को सॉल्व करा रही थी। अब बोर्ड तो है नहीं कि सामने मोबाइल लगा दिया और पढ़ा रही हूँ, है ना। तो बोर्ड तो है नहीं अभी हमारे पास, तो मैं कॉपी पर ही बता रही थी। क्योंकि कुछ प्रश्न होते हैं ना, वो ऐसे स्लाइड पे नहीं पढ़ सकते हम लोग। डायरेक्शन वाला शायद प्रश्न था। तो चलिए, मैं कोशिश करूंगी कि जो भी क्लास लेकर आऊं वो आप सभी को क्लियर दिखे, है ना। अभी जो हमने लैपटॉप से क्लास स्टार्ट की है तो इसमें भी आप सभी को सही से चीजें मिल पाए। ठीक है, चलिए, ओके। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में। कल जो है लाइव करेंगे तो आप सभी लोग हमारे साथ कल 3 बजे से ही क्लास करूंगी। ठीक है। आज थोड़ा लेट हो गई थी। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर। ओके, वेल।